जब ये स्टार्ट कर रहे हैं ना, मास पुली कंस्ट्रेंट रिलेशंस, मास पुली सिस्टम्स और ये सब चीजें जो है, तो इसमें देखो कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है ना, जो कंस्ट्रेंट वर्ड है अगर इसकी मतलब निकालो आप, तो कंस्ट्रेंट का अगर आप डिक्शनरी में इसकी मीनिंग सर्च करोगे, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, तो इट इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस टाइप कहते हैं इसको। कंस्ट्रेंट मतलब सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और यू कैन कॉल समटाइम्स सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस। हिंदी में इसको कुछ मजबूरियां कह सकते हो आप, कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इसको इंग्लिश में आप फिजिक्स में कंस्ट्रेंट बोल सकते हो, या रेस्ट्रिक्शन, बंधन, लिमिटेशंस हैं कुछ, मतलब कि आपके ऊपर कंडीशंस इंपोज कर दी गई हैं कि उन कंडीशंस के आगे उन कंडीशंस को फुलफिल करना ही है। तो हमारे पास दो तरीके के मेन कंस्ट्रेंट्स आते हैं। एक नंबर 1 पर जो आपको कंस्ट्रेंट पढ़ना है वो कंस्ट्रेंट बाय द स्ट्रिंग है। तो आइडियल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या है वो समझो आप, है ना। हिंदी में इसको मजबूरी कह सकते हो आप, वैसे रेस्ट्रिक्शन। तो आइडियल स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या होता है आप ये बताएं। कंस्ट्रेंट फॉर द आइडियल स्ट्रिंग अगर पूछा जाए क्या बनेगा वो। तो आइडियल स्ट्रिंग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, ठीक है ना। आइडियल स्ट्रिंग की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है कि आइडियल स्ट्रिंग को आप रबर की तरीके से नहीं होता है, मतलब इनएक्सटेंसिबल बोलते हो, मेन पॉइंट इसका जो आता है, दैट इज इनएक्सटेंसिबल। जितनी उसकी लेंथ है वो लेंथ कभी भी चेंज नहीं करेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट, ये इसका बेसिक नेचर है। तो इससे क्या होगा हमारे को, अगर आइडियल स्ट्रिंग की कोई केस है तो इससे क्या होगा कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग से अटैच कर दें, मतलब स्ट्रिंग उनके बीच में बांध दें, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और इनके बीच में अगर आप स्ट्रिंग बांध दो, और वो भी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो फिक्स रहेगी, मतलब ये लेंथ कभी इंक्रीज नहीं करेगी, तो इस लेंथ को हम एल मान लेते हैं, ठीक है। हमने दो ऑब्जेक्ट्स मान लिया, ऑब्जेक्ट ए मान लिया और ऑब्जेक्ट बी मान लिया, दो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग से बधे हैं, वो आइडियल स्ट्रिंग से, वो भी बार बार बोल रहे हैं आपसे आइडियल स्ट्रिंग। और उसके बाद हम क्या करें, इनमें से किसी एक बॉडी को पुल करते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट ए पर आप कोई पुलिंग फोर्स लगाओ, या किसी भी तरीके से आप इस पर एक फोर्स एफ लगाओ। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, मजबूरी क्या है कि ये दोनों आपस में बंधे हुए, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। उस स्ट्रिंग की वजह से क्या होगा कि जब आप ए वाले को पुल करोगे और स्ट्रिंग से बंधा होगा, तो नेचुरल सी बात है कि बी वाला भी आगे फॉरवर्ड मूव करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट ए तो मोशन करेगा ही करेगा, लेकिन उससे उससे स्ट्रिंग के साथ बी कनेक्टेड है, तो बी भी हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। रियल लाइफ में मतलब कभी कभी आप रोड पे देखोगे तो दो गाड़ियां होती हैं, दोनों गाड़ियों के बीच में रस्सी बांध करके, एक गाड़ी अगर खराब हो जाए तो आगे वाली गाड़ी रस्सी बांध करके पीछे वाली गाड़ी को खींच के ले जाती है। अब इसमें कंस्ट्रेंट ये रहता है आपको ना कि अगर इन ए और बी जब मूव करेंगे तो क्या ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, या फिर ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्या ये सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, या फिर अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये सब हमारे को डिस्कस करना है यहाँ पर। तो इसको डिस्कशन कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लीजिए, रेफरेंस पॉइंट। और मान लेते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट का कुछ नाम है ओ, और उस रेफरेंस पॉइंट ओ से, है ना, उस रेफरेंस पॉइंट ओ से जो मेरा ऑब्जेक्ट बी है उसकी डिस्टेंस, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन कह सकते हो कि ये डिस्टेंस हमारा एक्स बी है, और ऑब्जेक्ट ए तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए एक्स ए है, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट्स को हम पार्टिकल मान रहे हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। ए को एक पार्टिकल मानना है, बी को एक पार्टिकल मानना है, मतलब इनका साइज नेग्लेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट ए का साइज नेग्लेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बी का साइज नेग्लेक्ट करेंगे, इनको दो सिंपल से पार्टिकल मानोगे। बी वाला हमारे रेफरेंस पॉइंट से एक्स बी डिस्टेंस पर, और ए वाला हमारे रेफरेंस पॉइंट से एक्स ए डिस्टेंस पर। अब जब ये ए और बी मोशन करेंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ए भी फॉरवर्ड जाएगा और बी भी फॉरवर्ड जाएगा। तो हम इसमें ये मान के दिखा रहे हैं आपको, देखो डायग्राम को समझने की कोशिश करना, कि कुछ टाइम बाद बी वाला अपनी प्रेजेंट लोकेशन से थोड़ा सा फॉरवर्ड चला जाएगा और ए वाला भी अपनी प्रेजेंट लोकेशन से फॉरवर्ड होगा। बिकॉज मोशन का मतलब ही होता है अपनी लोकेशन चेंज करना। तो जो भी ए की लोकेशन है वो बदल जाएगी, जो बी की लोकेशन है वो भी बदल जाएगी, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद ये कहते हैं कि ए वाला अपनी प्रीवियस लोकेशन से फॉरवर्ड आ चुका है
और बी वाला अपने प्रीवियस लोकेशन से भी फॉरवर्ड है, वो भी अपने प्रीवियस लोकेशन से फॉरवर्ड है, और इनके बीच में ये स्ट्रिंग है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट बी है वो अपने प्रीवियस लोकेशन से डेल्टा एक्स बी डिस्टेंस आगे है प्रीवियस लोकेशन से, और ऑब्जेक्ट ए अपने प्रीवियस लोकेशन से डेल्टा एक्स ए डिस्टेंस आगे है। दैट मीन्स कि हमारे रेफरेंस पॉइंट से, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, वो रेफरेंस पॉइंट से अब ये कितनी दूर हो गए, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ये कितनी दूर हो गए अगर ये देखा जाए तो ये भी आसानी से आप देख सकते हो कि अब ऑब्जेक्ट नंबर बी आपके रेफरेंस पॉइंट से टोटल कितने डिस्टेंस पर है, तो प्रीवियस डिस्टेंस एक्स बी और प्लस जितना वो फॉरवर्ड आया ये डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट नंबर ए का लोकेशन अगर आप चेक करो फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट कि वहां से ये कितनी दूर है, तो ये लोकेशन पॉइंट हमारा एक्स ए पहले वाला और प्लस जितना वो फॉरवर्ड चला गया डेल्टा एक्स ए। अब जरा आप कैलकुलेट करके बता पाओगे इसमें स्ट्रिंग की लेंथ को हम क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ एल है, अगर मुझे इन दोनों के फॉर्म में लिखना हो तो क्या तरीका होगा लेंथ को लिखने का, मतलब ये डिस्टेंस जो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले फिगर में ये जो लेंथ होगी जो बी और ए के बीच की लेंथ है, क्या इस लेंथ को ये कह सकते हैं कि ये एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए माइनस ऑफ दिस वैल्यू, मतलब इस पूरी डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें तो क्या ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा यहाँ पर, जिसको कि हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, बोलो। यस सर। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए, और इसमें से माइनस करो आप एक्स बी एंड प्लस डेल्टा एक्स बी को, तो ये सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपको ये लेंथ मिलेगी एल। और यही लेंथ अगर हम पहले वाले डायग्राम से कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ वाले डायग्राम से, तो यहाँ वाले डायग्राम से सेम लेंथ कैसे निकालोगे, ये पूरा डिस्टेंस एक्स ए माइनस ये डिस्टेंस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, तो सेम लेंथ कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स ए माइनस एक्स बी, दोनों से, मतलब ये पहले वाली कंडीशन में और ये थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करने के बाद, अब इन दोनों को जब आपस में कंपेयर करोगे, मतलब इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को आपस में कंपेयर करो, तो इधर से एक्स ए और इधर से एक्स ए कैंसिल कर जाएगा, इधर से एक्स बी और इधर से एक्स बी कैंसिल कर जाएगा, और इससे एक चीज प्रूफ ये हो जाएगी कि डेल्टा ऑफ एक्स ए इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स बी। हालांकि ये एक ऑब्वियस चीज थी, बट फिर भी इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली इसलिए प्रूफ किया है कि यही लॉजिक हम आगे और न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने जा रहे हैं जो यहाँ पर कर रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ए कर रहा है इन अ गिवन टाइम, उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट बी भी करेगा इन द गिवन टाइम। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस बी वाला फॉरवर्ड मूव कर रहा है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ए वाला भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं इन द सेम टाइम इंटरवल, तो आप यहाँ से एक स्टेटमेंट और कर सकते हो, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, इधर टाइम से डिवाइड कर दो, इधर टाइम से डिवाइड कर दो। अब ये चीज क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके ये चीज क्या बन जाएगी, अगर इसका फिजिक्स में बात करें, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी ए वाले पॉइंट की है और जो वेलोसिटी बी वाले पॉइंट की है ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम वेलोसिटीज होंगी। और ये जो रिलेशन है ना, ये बेसिकली एक इक्वेशन है, इक्वेशन बिटवीन द टू वेलोसिटीज। इस इक्वेशन को ही हम यहाँ पर नाम देते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। द सेम इक्वेशन इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट इक्वेशन, दैट मीन द इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। तो ऐसी इक्वेशन है जो दोनों बॉडी की वेलोसिटी को आपस में रिलेट कर दे, कंपेयर कर दे उनकी वेलोसिटीज को। और अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ और इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी ए बाई डी टी, और इस तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी बी बाई डी टी, और ये काइनेमेटिक्स के हिसाब से ये भी ये कोई क्वांटिटी बन जाती है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके भी आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, इसको कोई क्वांटिटी बोलते हैं। और फिजिक्स में इसको कौन सी क्वांटिटी का नाम दिया गया है, तो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये आपका रिलेशन चल रहा है। तो ये कॉमन चीज है, ऑब्वियस भी है, देखो दोनों बातें हैं कॉमन। सर जो डिफरेंस क्या है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना सर? हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रिंग से बंधे हैं तो स्ट्रिंग से बंधा होना ये इनकी मजबूरी है। भाई किसी चीज को बांध दोगे तो कंस्ट्रेंट हो गया ना, बंध गया वो। तो ये बंधन
इसी को आप रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो, लिमिटेशन कह सकते हो और कंस्ट्रेंट वर्ड कह सकते हो। बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, इट इज नेसेसरी टू हैव इक्वल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, या इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, इसकी वेलोसिटी कम हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो लेंथ एल यहाँ पर है उतनी ही लेंथ यहाँ पर भी होती है। देखिए अगर ये लेंथ बढ़ सकती थी, मान लो अगर यहाँ एल थी और सपोज ये लेंथ बढ़ करके 12 हो जाती, डबल हो जाती, तो ये डिफरेंस आपका 12 के बराबर आता, लेकिन ये डिफरेंस आपका एल के बराबर आता, तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन तो लगाते नहीं थे। अभी आपने ये इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में एल, और पहले वाला डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो भी एल है, और सेम एल है, जितना एल यहाँ पर है उतना ही एल यहाँ पर भी है। तो यही हमारी कंस्ट्रेंट है कि लेंथ को चेंज कर नहीं सकते। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ बी ऑब्जेक्ट। इस इक्वेशन को आप नाम दोगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन का नाम। इसको भी कह सकते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ये वेलोसिटी कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहलाएगी, ये एक्सेलरेशन की कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहलाएगी। इवन ये भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यानी कंस्ट्रेंट इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? अगर आप उसको डिफाइन करना चाहो कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, क्या लिखोगे उसके बारे में? कौन सी इक्वेशन को इक्वेशन है ये आपको समझ में आ रहा है? और इक्वेशन की डेफिनेशन होती है दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करना। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो ये लिखो आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में कि जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उन दोनों की वेलोसिटी के बीच कोई मैथमेटिकल रिलेशन होता है। उसी मैथमेटिकल रिलेशन को हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन का नाम देते हैं। दैट मींस रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, इसी को आप कह देते हैं दिस इज आवर कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो ये मेरा सिंपल सा केस था, इसको आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से और आगे बढ़ोगे जब, तो देखो एक आपका रिलेशन ये आता है पुली वाला सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं कि एटवुड मशीन इसको नाम दिया गया है। ये प्रीवियस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए काम करते थे। तो एटवुड मशीन क्या चीज है? देखो एक सिंपल सा पुली, पुली मतलब एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सॉरी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, डिस्क टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास करती है और स्ट्रिंग के दोनों तरफ से मासेस हैंग करते हैं। तो इधर की तरफ एक मास मान लो ए है और इधर की तरफ एक मास बी है। अब इनमें क्या रिलेशन आएगा? ये भी आपस में बंधे हैं, ये भी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या बनेगा बताओगे आप? इसमें से क्या कंस्ट्रेंट बनेगा? दैट मीन्स कंस्ट्रेंट का मतलब आपको ये बताना है, कंस्ट्रेंट का मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट बी किसी भी टाइम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करे विद वी बी वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट ए किसी भी टाइम पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे वी ए वेलोसिटी पर, तो कौन सा फास्ट ट्रेवल कर रहा होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो ट्रेवल कर रहा होगा, या फिर ये दोनों बराबर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे अगर ये बंधे हैं स्ट्रिंग से? तो क्या आपका इंट्यूशन क्या बोलता है इसके, इसमें क्या रिजल्ट बनना चाहिए? मतलब इन दोनों की आना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी। इक्वल एक्सेलरेशन। राइट, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। राइट, कंसेप्ट आपका यह है कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे यार। देखो फिजिक्स में कोई भी चीज बातों से तो नहीं होगी ना, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। और प्रूविंग का जरा ध्यान रखना, कैसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसका ध्यान दीजिएगा। जो पुली का सेंटर पॉइंट है, हम यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं, डॉटेड लाइन। हम इसको प्रूफ करेंगे बिकॉज ये प्रूविंग से हमारे बेस तैयार होता है और इसी बेस को आगे एडवांस न्यूमेरिकल्स में फॉलो करोगे। हम ये मानेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, मतलब ये लेंथ, सपोज दैट ये लेंथ आपकी L1 है, ये लेंथ आपकी L2 मान लेते हैं, और अगर पुली का रेडियस R मान ले, इसका रेडियस R है, तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये हाफ सर्किल यानी कि पाई इंटू R। तो इस हिसाब से टोटल लेंथ स्ट्रिंग की क्या लिखोगे आप? अगर पूछा जाए कि स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी बन रही है यहाँ पर, तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर इस न्यूमेरिकल में देखा जाए इस डायग्राम के हिसाब से, तो आपको ये लिखना पड़ेगा इट इज L1 प्लस L2, इधर ये लेंथ L1 प्लस ये लेंथ L2, और ये लेंथ जो पुली के ऊपर है पाई इंटू आर का, तो प्लस पाई इंटू आर, ये इसकी लेंथ है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन कैसे बदल जाएगी? देखो,
कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन क्यों चेंज होने वाली है, क्योंकि ये जो मासेस हैं वो मूव कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जब आप आएंगे तो थोड़ी देर बाद ये अपने प्रीवियस लोकेशंस पर नहीं मिलेंगे, वहां से कुछ ऊपर नीचे हो चुके होंगे। तो बी वाला ऑब्जेक्ट और ए वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि ए वाला ऊपर चल रहा था तो ए वाला ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस लोकेशन से ऊपर होगा। और कितना ऊपर होगा, अगर उसमें वेलोसिटी वी थी तो ये कितना ऊपर चला गया होगा, अगर हम थोड़ा सा टाइम कंसिडर कर ले तो वेलोसिटी के हिसाब से दिखा सकते हो कि ऑब्जेक्ट नंबर ए ने जो डिस्प्लेसमेंट करी होगी यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये करी होगी वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय सम टाइम डेल्टा टी, स्पीड इनटू टाइम। और ऑब्जेक्ट नंबर बी के बारे में जब बात करोगे तो ऑब्जेक्ट नंबर बी वाला अपने प्रीवियस लोकेशन से कुछ नीचे आ चुका होगा, जहां पर वो पहले था उससे कुछ नीचे होगा वो। और कितना नीचे आया होगा उसको भी देख सकते हो, अगर वो वीबी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इससे नीचे आ गया होगा बाय अ डिस्टेंस ऑफ वीबी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, अब नए तरीके से देखा जाए तो अब ये टोटल लेंथ कितना हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये टोटल लेंथ देखो तो देखिए, सॉरी, हाँ जी, कितना हुआ यहाँ से तक देखो, यहाँ तक का टोटल लेंथ आपका इस लाइन से इस लाइन तक के बीच की जो लेंथ थी ये टोटल हमने L1 माना हुआ था, उसमें से VA डेल्टा टी कम कर दो तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये लिखा जाएगा L1 माइनस VA डेल्टा टी। और इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब देखिए इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हमने पहले L2 माना हुआ था, मतलब ये डिस्टेंस आपका L2 था, उसमें से VB डेल्टा टी और बढ़ गया तो ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बनी टोटल लेंथ ये लिखी जाएगी L2 प्लस VB डेल्टा टी। और बाकी ये लेंथ तो उतनी ही रहेगी पाई इंटू आर के बराबर। तो अब अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कंसिडर करूं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगा यहाँ पर L1 माइनस VA डेल्टा टी लेफ्ट साइड पर और L2 प्लस VB डेल्टा टी राइट साइड पर और प्लस पाई इंटू आर। और ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो चेंज तो हो नहीं रही। तो जितनी लेंथ हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है और यहाँ पर, तो लेफ्ट पोर्शन की लेंथ L1 माइनस VA डेल्टा टी प्लस ये पाई इंटू आर और प्लस राइट साइड की लेंथ वो लिखी जाएगी L2 प्लस VB डेल्टा टी। अब इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे ना, इसको और इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से प्रूफ होता है प्रॉपरली, इन दोनों को लेकर के देखना आप, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा दैट VA इक्वल टू VB। तो जो चीजें ऑब्वियस है उसको भी प्रूफ करना है हमें कि VA और VB बराबर आएंगे। अब इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं, इस लॉजिक को हम एक्सटेंड करेंगे और इस लॉजिक को एक्सटेंड करके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड साइड्स की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से देखना। अब हम दो पुली वाले सिस्टम्स लगाएंगे। तो एक पुली हमने यहाँ पर मान ली जिससे एक स्ट्रिंग अटैच है, उस स्ट्रिंग से इधर की तरफ एक स्ट्रिंग है और इस वाले स्ट्रिंग से, को बच्चे बताते हैं, इस वाले स्ट्रिंग से यहाँ पर जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो ना, इससे एक और पुली अटैच है। यहाँ पर एक मास अटैच है, एक ऑब्जेक्ट ए अटैच है, इसके थ्रू इस पुली को ऊपर सस्पेंड किया गया है किसी सीलिंग से। दूसरी वाली पुली जो हम देख रहे हैं, दूसरी वाली पुली उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले जाकर के ग्राउंड से अटैच कर दी, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बी अटैच कर दिया और दूसरे साइड पर जाकर के इसको हमने किसी जगह से फिक्स्ड कर दिया। यहाँ से मान लो किसी जगह से ले जाकर के इसको आपने फिक्स कर दिया। अब ए और बी मोशन कर रहे हैं, मतलब ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है। हमें इनके वेलोसिटीज को रिलेट करना है कि ए और बी दोनों मूव करेंगे तो इनके वेलोसिटीज में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं कि ए वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ वी ए वेलोसिटी से चल रहा है और बी वाला ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ वी बी वेलोसिटी से। तो मेरा टारगेट क्या है बता दूं आपको, मेरा टारगेट ये है इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना कि वेदर वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इज मोर देन वी बी और वी ए इज लेस देन वी बी। ये पता लगाना है आपको। कैसे पता लगाएंगे, देखो तरीका क्या होगा पता लगाने का वो समझिएगा, प्रोसेस क्या रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले इनके सबके लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं, जो जहां पर है उस उनकी लोकेशंस को लेकर के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे लाइन। ऑब्जेक्ट ए को लेकर के एक लेवल ड्रॉ कर दिया, इस पुली को लेकर के एक लेवल ड्रॉ कर दिया, इस बी को लेकर के एक लेवल ड्रॉ कर दिया और इस सरफेस को लेकर के एक लेवल ड्रॉ कर दो। आप सबके लेवल्स ड्रॉ कर देते हैं।
हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है, ऑब्जेक्ट नंबर ए अगर आप ध्यान से देखो, ये इसकी सब्जेक्टिव प्रूविंग है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रूफ भी आएगा। देखो हम ये मानते हैं कि ये दो लाइन देख रहे हो ना आप, ये डिस्टेंस हमारा L1 है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पोर्शन हमारा L1 मान लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पोर्शन आपका L2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का L2 पोर्शन है। ये पोर्शन हमने L3 मान लिया और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का L4 मान लिया। इस तरीके से डिनोट कर दे रहे हैं। और इसका रेडियस हम R1 मानेंगे और इसका रेडियस हम R2 मान सकते हैं, रेडियस अलग अलग मान सकते हैं। अब क्योंकि ये सारी बॉडीज मोशन में है तो ये कुछ टाइम बाद अपनी अपनी लोकेशंस बदल देंगे, तो इनकी नई लोकेशंस पे आएंगे। तो ये वाला पुली तो मोशन में नहीं है क्योंकि ये सीलिंग से अटैच्ड है, तो जो चीज सीलिंग से अटैच्ड है वो वहीं में मिलेगी आपको, छत से बंधी हुई है। तो ये वाली पुली तो एज इट इज रहेगी, जहां पर है वहीं रहेगी। ऑब्जेक्ट नंबर ए ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ए को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं नए डायग्राम में, इन द न्यू डायग्राम, और इसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि जो ये वाली पुली है वो नीचे आ गई, ये जो पुली है इसका जो लेवल था उस लेवल के नीचे आ गई, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इस पुली को इसके नीचे लाएंगे, यहाँ पर ले आए मान लो। ऑब्जेक्ट नंबर बी को नीचे ले आए, ऑब्जेक्ट नंबर बी अपने प्रीवियस लेवल से नीचे आ गया और इधर से हमने इसको वापस कनेक्ट कर दिया इधर से। अब कितना कितना मूव करेंगे ये देखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट ए कितना मूव करेगा, ऑब्जेक्ट बी कितना मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट ए के पास अगर वी ए वेलोसिटी है तो ये मूव करके गया होगा ऊपर की तरफ बाय अ डिस्टेंस, तो वी ए इंटू टाइम डेल्टा टी। और ऑब्जेक्ट बी के पास अगर वी बी वेलोसिटी है तो ये कितना नीचे आया होगा, तो ये डिस्टेंस आप लिखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डेल्टा टी। अब ध्यान से देखना जरा, अब ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये पोर्शन कितनी लेंथ का है। तो देखो जी, ये लेंथ आप कितनी लिखोगे आप, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक का जो डिस्टेंस था वो L1 था। इन दो लाइनों के बीच में L1 डिस्टेंस थी, उसमें से VA डेल्टा टी ऊपर चले गए, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है जिसमें ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस लिखेंगे L1 माइनस VA डेल्टा टी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये पोर्शन यहाँ से लेकर के एंटिल यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये लेंथ। तो ये लेंथ ऐसे निकालो, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक का डिस्टेंस ऑलरेडी L2 था, उसमें और कितना नीचे चले गए और कितना नीचे शिफ्ट कर गए, तो वो नहीं उसके लिए दिखा रहे हैं। उसके लिए ये डिस्टेंस हम मानेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये वी पी फॉर द पुली की बात कर रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो अब ये टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे L2 प्लस वी ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये लेंथ कितनी लिखेंगे, देखो और लेंथ लिखनी है इसमें, थोड़ा सब्जेक्टिव अप्रोच बन रहा है बट ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच की जरूरत भी है। यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ, तो लेंथ कितना बनना, तो ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखना आप। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है मुझे, इस पुली से लेकर के और ब्लॉक बी तक की लेंथ, ये लेंथ निकालनी है। तो L3 ये डिस्टेंस है आपका, इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक का ये पोर्शन आपका L3 था, ये पोर्शन L3 है, ध्यान से देखो अब। तो यहाँ से यहाँ तक है L3 और उसमें VB डेल्टा टी और ऐड कर दो, तो इस लाइन से और टिल बी पॉइंट, मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस बन रही है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा L3 और प्लस VB डेल्टा टी, ये डिस्टेंस। और उसमें से ये पुली जितना नीचे आई है वो लेस कर देंगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ पर लिखना चाहते हैं हम, यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितना लिखोगे आप, टोटल ये L3 VB डेल्टा टी और उसमें से ये VP डेल्टा टी को माइनस कर दीजिए,
तो इसको मैं, वहाँ जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस है L3 प्लस VB डेल्टा टी माइनस VP डेल्टा टी। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ देखें। तो ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लेंथ। तो इस लाइन से और इस लाइन तक की लेंथ कितनी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लेंथ देखते हैं। तो ये टोटल लेंथ थी L4, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपका L4 था। और हमें सिर्फ ये लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो L4, और हमें चाहिए ये वाला पोर्शन, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस लेस कर देते हैं इसमें से, यानी ये डिस्टेंस है L4 माइनस VP डेल्टा टी। यहाँ तक ठीक है, लेंथ वगैरह तक सही है कि नहीं बताओ, बोलो। लेंथ तक ठीक है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes. अब देखो जी, अब देखना, अब आप देखो, ये वाली स्ट्रिंग जो यहाँ से, जो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुई है, इसकी लेंथ कितनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये L1 लेंथ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन L1 प्लस पाई इंटू R1 पुली के ऊपर, और प्लस यहाँ से पुली के सेंटर तक, यहाँ से पुली के सेंटर तक का लेंथ, उसको L2 लिखा है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया L2। तो ये आपके ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ हुई, ये वाला स्ट्रिंग जो यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक ऐसे जा करके और पुली के सेंटर तक है। तो ये इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ मैंने लिख दी। अब यही वाले स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ देखूं, तो जो स्ट्रिंग यहाँ पर है उसी स्ट्रिंग को यहाँ देखूं, तो अब ये वाली पोर्शन, लेफ्ट साइड वाली पोर्शन, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो L1 माइनस VA डेल्टा टी, और राइट साइड वाला पोर्शन यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन जो है वो L2 प्लस VP डेल्टा टी। तो L2 प्लस VP डेल्टा टी। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ जितनी पहले थी उतनी ही लेंथ स्ट्रिंग की यहाँ पर भी होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, Sir, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, sir, RHS में pi R1 भी तो लिखेंगे। हाँ सॉरी, पाई R1, पाई मिस्टेक हो गया, पाई R1 छूट गया, प्लस पाई R1। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों को इक्वेट करोगे ना तो एक रिलेशन आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करके देखो क्या रिलेशन आएगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये L1 कैंसिल कर जाएंगे, पाई R1 कैंसिल कर जाएगा, इधर L2 और इधर L2 कैंसिल कर जाएगा। और इसको जरा सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करके एक रिलेशन आएगा, V ऑफ P इज इक्वल टू V ऑफ A। एक रिलेशन ये आएगा, मतलब कि जिस स्पीड से ये ऑब्जेक्ट ए ऊपर जाएगा उतनी ही स्पीड से ये वाली पुली नीचे आएगी। और ये ऑब्वियस था, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें ऑब्वियस इसलिए थी क्योंकि ये वाली पुली और ये वाला ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। तो स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड अगर ऊपर जाएगा तो नेचुरली स्ट्रिंग का राइट साइड वाला पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। तो जिस स्पीड से ए ऊपर जाएगा उसी स्पीड से ये वाली पुली नीचे आएगी, और यही हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, देखो एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। तो वो सेकंड इक्वेशन कौन सी बनेगी, देखिए अब हम दूसरे स्ट्रिंग की बात करेंगे। दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है मेरी, ये वाली जो बी से चल रही। तो बी से यहाँ तक का पोर्शन, बी से यहाँ तक का पोर्शन है L3। तो बी से यहाँ तक की लेंथ आ गई, प्लस ये लेंथ जो पुली के ऊपर है पाई R2, और प्लस यहाँ से लेकर के नीचे तक की लेंथ L4, और ये बराबर होना चाहिए। अब आप सेम स्ट्रिंग यहाँ देखो, तो बी से यहाँ तक की लेंथ, तो बी से यहाँ तक की लेंथ को हम लोगों ने ये लिखा हुआ है L3 प्लस VB डेल्टा टी माइनस VP डेल्टा टी। तो L3 प्लस VB डेल्टा टी माइनस VP डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, प्लस ये पाई R2, और प्लस ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ। तो ये लेंथ है L4 माइनस VP डेल्टा टी। अब जब इनको इक्वेट करेंगे, इन दोनों को सबको इक्वेट करो, तो
L3 L4 और पाई R2 कैंसिल आउट कर जाएंगे। यहाँ से आपका एक रिलेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व करके एक रिलेशन आएगा, V ऑफ B इज 2 टाइम्स V ऑफ P। करके देखना तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं, मतलब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने के बाद अपने आप देखना कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा VB इक्वल टू 2 टाइम्स VP। और VP और VA बराबर थे, VP बराबर VA। तो फाइनली क्या रिलेशन बनेगा, जब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को एक साथ क्लब कर दोगे So BB is equals to 2 times VA. तो फाइनली यू विल गेट हाँ VB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VA। इसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, मतलब कि जो B वाला पार्टिकल है उसकी स्पीड A वाले पार्टिकल से डबल है। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर चलेगा तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आएगा, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर चलेगा तो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आएगा। इस रिलेशन को बोलोगे आप कंस्ट्रेंट रिलेशन। दैट एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम स्पीड ऑफ B is a double the speed of A. That is constraint equation. इसको नाम देते हैं constraint equation का। और कुछ एग्जांपल दिखाएंगे, और कुछ एग्जांपल्स कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने कैसी होती है, किस तरीके से ड्रॉ की जाती है वो देखो। बट ये प्रोसेस ना काफी लेंदी है, देखो ये प्रोसेस लेंदी है, मैं पहले बता दूं। तो इस प्रोसेस को सर एक चीज, हाँ जी बताइए। पिछले वाले डायग्राम में अगर जो बॉल B है वो अगर ग्राउंड को टच कर जाती है और उसका मोशन रुक जाता है तो सर A बॉल का मोशन होगा? हाँ होगा, तब तो वो अलग बात होगा ना। B मोशन में नहीं है तो सिर्फ A मोशन में है, तो इस रिलेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सर इसमें तो सेकंड वाली पुली है, इसकी स्ट्रिंग लूज नहीं हो जाएगी जब वो मोशन स्टार्ट होगा? देखो बच्चा ये सब सेकेंडरी पार्ट है कि लूज होगा या नहीं होगा, ग्राउंड को टच करेगा या नहीं करेगा, वो सब कुछ सेकेंडरी पार्ट है। मतलब फिर वो हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन के पार्ट पे नहीं है। हो सकता है वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि A एंड B बोथ अभी मोशन कर रहे हैं, दोनों मोशन में है और स्ट्रिंग टाइट है। तो इन कंडीशंस पे हमारा क्या रिलेशन बनेगा वो हम निकाल रहे हैं अभी। तो पहले आप थोड़ा सा फोकस सिर्फ कंस्ट्रेंट के ऊपर करो और अभी ना करो, अभी आप जस्ट कंस्ट्रेंट कैसे बन रहा है उस पर निकालिए, फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो न्यूटन लॉ के पार्ट में देख लेंगे फिर से। तो एक और प्रॉब्लम लेंगे यहाँ पर। अब ये एक बार फिर से एक पुली का केस लो, वापस एक पुली का केस हुआ। यहाँ से हमने मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल अटैच किया A, फिर यहाँ से लिया एक और पुली अटैच करी, इस तरीके से एक पुली अटैच करी, और पुली के बाद हमने इस स्ट्रिंग को वापस ले जा करके उसी सीलिंग से अटैच कर दिया, जो हमारी सीलिंग थी वहां से अटैच कर दिया, और यहाँ से मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट B ड्रॉ किया। तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे ना, 2-3 बार तो अभी आपको मैं जनरल तरीके से करके दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्टेप रिड्यूस करूंगा, नंबर ऑफ स्टेप। तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले लेवल्स बना लेते हैं। तो पहले इस वाली पुली का एक लेवल बनाओ। सब्जेक्टिव अप्रोच जब तक चलेगी तब तक तो ये ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ आना है। फिर हमने क्या किया, A वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के उसका एक लेवल ड्रॉ कर दिया, ऑब्जेक्ट A का लेवल। फिर हमने क्या किया, इस पुली का एक लेवल ड्रॉ किया, और फिर हमने B वाले का एक लेवल ड्रॉ किया। प्रोसेस स्टार्टिंग में जनरलाइज करो, एंड देन जब समझ में आने लगे तब इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिखे आएंगे। चलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के बीच ये डिस्टेंस हमारी L1 है। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है पुली के सेंटर तक का, ये डिस्टेंस हमारा L2 है। और यहां से इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है ये L3 है। ये टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया। अब तो देखो इसके बाद क्या होगा, ये बॉडीज मूव कर जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मूव नहीं करेंगी। जैसे जो पुली नंबर 1 है, P1 कह दीजिए, ये पुली नंबर 1 तो वहीं रहेगा क्योंकि ये सीलिंग से अटैच है, छत से अटैच है, तो पुली नंबर 1 तो वहीं पर रहेगा। ऑब्जेक्ट नंबर A और ऑब्जेक्ट नंबर B मोशन कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट A है, ये मैं मान के चल रहा हूँ अभी
कि ऑब्जेक्ट ए का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है और ऑब्जेक्ट बी का मोशन है नीचे हो रहा है, ये मान के चलता हूं मैं। इसकी वी बी वेलोसिटी, इसकी वी ए वेलोसिटी। तो कुछ टाइम बाद नेचुरल सी बात है कि ऑब्जेक्ट ए को हम इसके प्रीवियस लोकेशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाओ, जहां इसकी प्रीवियस लोकेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे ऑब्जेक्ट ए को, और ये वाली पुली नीचे आ चुकी होगी तो इस पुली को नीचे ला देंगे, जहां पर पहले था उससे नीचे लाएंगे। ठीक है जी, इस पुली को नीचे लाएंगे। और ये जो बी है इसको भी नीचे लाओगे, अपने प्रीवियस लोकेशन से इसको भी नीचे लाओगे, बी वाले को। और कितना नीचे कितना ऊपर ये देखना पड़ेगा आपको। तो ए वाला कितना ऊपर गया होगा तो ये डिस्टेंस उसकी वेलोसिटी से आ जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बी वाला कितना नीचे आया होगा तो ये डिस्टेंस बी की वेलोसिटी से आ जाएगा, दैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और पुली कितना नीचे आई होगी, पुली का सेंटर कितना नीचे आया तो ये डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ द पुली मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इससे कर दीजिए। अब लेंथ देखो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर लेंथ कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। तो पहले लेफ्ट वाली फिगर को देखते हैं। लेफ्ट वाली फिगर में ए से यहाँ तक का डिस्टेंस है L1, मतलब ये पोर्शन L1 है, प्लस ये पुली वाला पोर्शन पाई आर, फिर यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन, ये पोर्शन मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के बीच, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन, तो ये डिस्टेंस है L2। फिर यहां वाला डिस्टेंस ये पाई इंटू आर, और फिर यहां से इस पॉइंट से वापस इस सीलिंग तक ये डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, उसके लिए इसको थोड़ा सा कुछ h मान लेते हैं। तो इस पॉइंट से और छत तक की डिस्टेंस, तो ये हो गया L2 प्लस h, ये हो गई टोटल लेंथ। अब उसी स्ट्रिंग को यहां चेक करो, उसी स्ट्रिंग को दूसरे डायग्राम में चेक करो। तो ए से पुली तक का डिस्टेंस, आई मीन ये लेंथ, तो अब आप चेक कर सकते हो ये लेंथ कितना होगा। जब यहां से यहां तक का पूरा L1 था, ये टोटल डिस्टेंस L1 था, उसमें से इतना माइनस कर देते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस पुली से और ए तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बन गया L1 माइनस वी ए डेल्टा टी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस पाई आर सरकमफ्रेंस का हाफ, प्लस यहां से लेकर के ये पोर्शन कितना हुआ, ये लेंथ कितनी हुई। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे जिसमें ये h दे रखा है आपको। तो इस लाइन से और थर्ड लाइन तक ये डिस्टेंस हमारा L2 दे रखा था पहले, इस डिस्टेंस को ऑलरेडी आप L2 लिखे थे। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ देखो, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ। तो यहां से यहां तक आप L2 डिस्टेंस और उसमें VP डेल्टा टी और नीचे आ जाओ, यहां तक का डिस्टेंस आ गया। तो ये पूरा पोर्शन हो गया L2 प्लस VP डेल्टा टी, यहां से यहां तक है L2 और उसके बाद VP डेल्टा टी नीचे चलेगी, यहां तक आ गए। फिर ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ हो जाएगी पाई इंटू आर, यहां से यहां तक की लेंथ, और फिर यहां से लेकर के छत तक की लेंथ, तो यहां से पहले ये डिस्टेंस होगा VP डेल्टा टी, फिर यहां से यहां तक है L2 और फिर h। तो इसमें और कुछ ऐड कर दें, प्लस VP डेल्टा टी प्लस L2 एंड प्लस h, और इन दोनों को इक्वेट करोगे क्योंकि लेंथ पहले और बाद में सेम आनी चाहिए। टोटल लेंथ पहले की और टोटल लेंथ बाद की स्ट्रिंग की सेम होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई नहीं है। तो इसमें भी L1 L2 h लेफ्ट साइड पर, L1 L2 h राइट साइड पर, 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल कर जाएंगे। ठीक है, और इससे जब आगे सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन ये आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से कि V ऑफ A 2 टाइम्स V ऑफ P, एक रिलेशन ये आ जाएगा सब कैंसिल करने के बाद। और दूसरा रिलेशन कौन सा आएगा, देखो दूसरा रिलेशन ये आएगा, यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब पुली के सेंटर से और बी तक की जो लेंथ है, ये लेंथ है L3, और अब वो लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ अब कितनी है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ निकालें अगर, तो ये डिस्टेंस हमारा L3 था पूरा। तो यहां से और टिल पॉइंट बी, ये टोटल डिस्टेंस,
ये हो गया L3 प्लस VB डेल्टा T, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और उसमें से ये लेस कर देंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, और ये दोनों फिर बराबर करो, क्योंकि ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ और ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ एक ही है, लेंथ में कोई फर्क नहीं आया। इनको इक्वेट करके तुम्हारे पास एक रिलेशन आ जाएगा V ऑफ B इक्वल टू V ऑफ P। ये दूसरा है। अब 1 और 2 दोनों को मिला करके देखें, अगर 1 एंड 2 दोनों कंबाइंड कर लें इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, तो फाइनली एक रिलेशन ये आ जाएगा कि दैट V ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ V ऑफ B। ये हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन कहलाता है। एक बार फिर से कि अब की बार ऑब्जेक्ट नंबर A की वेलोसिटी डबल है और ऑब्जेक्ट नंबर B स्लो चलेगा। ऑब्जेक्ट A इज 2 टाइम्स फास्टर देन द ऑब्जेक्ट नंबर B। ये रिलेशन। तो जनरल प्रोसेस तो एक ही है। देखो, इन क्वेश्चंस को करने का जनरलाइज प्रोसेस सेम है। जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे इनका जनरल प्रोसेस एक ही रहता है सॉल्व करने का, कि पहले की लेंथ और बाद की लेंथ को कंपेयर कर दो, आपको प्रूफ मिल जाता है कि क्या आंसर बनेगा। बोलो जी, ठीक है ये चीज? रिलेशन ठीक है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। बट मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। आई मीन ये टाइम टेकिंग अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, बट लर्निंग इसी से होनी है। लर्निंग इसी पॉइंट से होगी, और कोई तरीका भी नहीं है सॉल्व करने का। इसको तरीके हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट किया है तो इसलिए तरीका दूसरा नहीं बता रहे। अभी सिर्फ ये वाला मेथड फॉलो करेंगे कि V ऑफ A इज 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ B। सर हम लोगों ने जहाँ तक उस बैच में पढ़ते हुए कंस्ट्रेंट मोशन वाली क्लास अटेंड करी थी मोस्ट प्रॉब्ली। हो सकता है किया होगा, आई मीन, लेकिन सर की थी। हो सकता है कंस्ट्रेंट वाली क्लास आपने की होगी, हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। बट ये रिलेशन आपको नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे डिराइव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर ट्राई करेंगे यार। हम देखना चाहते हैं कि क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है। आई मीन सब्जेक्टिव अप्रोच तो ये है ही है, बट क्या इसका कोई छोटा तरीका नहीं है कि ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको किया जा सके। तो देखते हैं इसको भाई, ऑब्जेक्टिवली कैसे करना है वो समझो। एक्चुअली कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालने के ना बहुत से तरीके हैं, बहुत मेथड्स हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने के। देखो, रिलेशन तो आप निकाल ही चुके हो ना, एक बार फिर से देखते हैं। ये बताओ, इसमें मूव करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं? कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं इसमें? अगर इसके पास इसकी वेलोसिटी VA से मेंशन की जा रही है और इसकी वेलोसिटी VB से, तो इतना तो जज कर सकते हो ना कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो ऑब्जेक्ट A मूविंग है, ऑब्जेक्ट B मूविंग है, और अगर मैं इसको 1 और 2 से डिनोट करूं तो कौन सा पुली मूवेबल पुली है और कौन सा पुली फिक्स्ड पुली है इसमें से? आई मीन कौन सा? 2 इज मूवेबल। तो पुली 2 मूवेबल है, पुली 1 स्टेशनरी है। ऑब्जेक्ट A मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट B मूव कर रहा। अब आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्या करना है आपको। अब आप तरीका सुनिएगा। जो आपका ये स्टेशनरी वाली पुली है, स्टेशनरी पुली, यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करें और इसको कह देते हैं रेफरेंस लाइन। एक रेफरेंस लाइन ले लो आप। रेफरेंस लाइन हमेशा स्टेशनरी होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब वो फिक्स्ड पुली से पास होना चाहिए। और यहां से हम मानेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है, यहां से हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट ए इससे YA डिस्टेंस नीचे है, ऑब्जेक्ट बी उसी लाइन से, उसी रेफरेंस लाइन से, फ्रॉम द सेम रेफरेंस लाइन ऑब्जेक्ट बी वो YB डिस्टेंस नीचे है, और ये पुली नंबर 2 ये उसी रेफरेंस लाइन से Y2 डिस्टेंस नीचे। मतलब जो भी जो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का हमने फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस काउंट कर लिया कि YA, YB और Y2। ये हमने पहला काम किया कि जो हमारी रेफरेंस लाइन है वहां से पॉइंट A कितनी दूर है, उस रेफरेंस लाइन से पुली कितने डिस्टेंस पे है, और उसी रेफरेंस लाइन से B कितने डिस्टेंस पर है, ये काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे,
अब आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को इन तीनों के से रिप्रेजेंट करो। देखो कैसे, मतलब कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन क्या लिखेंगे, ये लेंथ क्या लिखेंगे, इस लेंथ को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लेंथ बेसिकली y है। यहां से यहां तक के लेंथ को क्या लिखें, ये लेंथ को, तो ये लेंथ y2 है, प्लस ये लेंथ जो पुली के उधर से जा रही है ये पाई इंटू आर है, प्लस एक पाई आर यहां पर भी आएगा ऊपर भी। तो ये पाई आर 2 बार आएगा। 2 बार क्यों आएगा बता रहे हैं आपको, एक पुली 1 के ऊपर पाई आर का लेंथ है और एक यहां पर। तो हमने क्या लिखा है, देखो फिर से बता रहे हैं, इस लेंथ को वाई ए, फिर पाई आर, फिर ये वाली लेंथ y2, फिर पाई आर, और फिर ये लेंथ, तो ये लेंथ y2, और इसको अगर हम h से डिनोट कर दें तो प्लस y2 प्लस h। ठीक है, और ये टोटल लेंथ कांस्टेंट है, टोटल लेंथ कांस्टेंट है यहाँ पर। एक तरीका ये भी है क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 2 बार डायग्राम बनाना पड़ रहा था आपको, अब 2 बार डायग्राम नहीं बनाना आपको, एक ही बार डायग्राम बनाना है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जब ये कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाएंगे। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन में किसी कांस्टेंट वैल्यू को जब डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, राइट हैंड साइड जैसे कांस्टेंट है, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो, ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू 0 तो Zero. जीरो आता है। एच भी कांस्टेंट है क्योंकि एच सीलिंग से पुली तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तो वेरी करेगा नहीं, तो एच का डिफरेंशिएशन 0। y2 2 बार आएगा तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स डी y2 बाई डी टी। पाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और वाई ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखेंगे वाई ए का डिफरेंशिएशन यानी डी ऑफ वाई ए बाय डी टी, ये 0 हो गया। अब काइनेमेटिक्स में इसको वेलोसिटी कहा गया है। मतलब किसी भी डिस्टेंस को जब डिफरेंशिएट करते हो तो आप वेलोसिटी कह देते हो। तो जब डिस्टेंस ऑफ ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज वेलोसिटी ऑफ ए होगी, और जब डिस्टेंस ऑफ 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ 2 होगी, और इसके आगे 2 का साइन भी लगा है। लेकिन अब एक बात समझने वाली होती है, ऑब्जेक्ट ए ऊपर चल रहा है तो ये जो वाई ए डिस्टेंस है ये इंक्रीज करने वाली डिस्टेंस है या डिक्रीज करने वाली डिस्टेंस है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट ए का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये वाला सेगमेंट टाइम के साथ और ज्यादा होता जाएगा या टाइम के साथ और छोटा होता जाएगा, ये सेगमेंट छोटा होगा। तो जो चीज रिड्यूस करती है, वाई ए रिड्यूस करता है, कैलकुलस ये कहता है कि रिड्यूस करने वाली चीजों का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस में आता है। और y2 तो जब ये पुली नीचे की तरफ मूव करेगी, ये वाली पुली नीचे जाएगी, तो नेचुरली यहाँ से ये डिस्टेंस y2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये पुली नीचे शिफ्ट कर जाएगी तो ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो y2 का डिफरेंशिएशन प्लस में ही रखेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से आपको प्रूफ हो जाता है va इक्वल टू 2 टाइम्स v2। और ये लेंथ को क्या लिखें, 2 स्ट्रिंग है ना एक्चुअली, एक स्ट्रिंग तो ये हो गई और एक स्ट्रिंग जो 2 और b के बीच में है, ये वाली स्ट्रिंग। तो इसकी लेंथ को क्या लिखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग नंबर 1 ये है और एक स्ट्रिंग नंबर 2 ये है। स्ट्रिंग नंबर 1 यहाँ से चल रही है इधर, ये भी स्ट्रिंग 1 का पार्ट है, फिर इधर जा रहे हैं और ये भी स्ट्रिंग 1 है। तो स्ट्रिंग 1 काफी लंबी स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग 2 जो यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसकी लेंथ को क्या लिखोगे, स्ट्रिंग 2 की लेंथ को। मतलब ये तो आपने फॉर स्ट्रिंग नंबर 1 लिखा। अब अगर मैं स्ट्रिंग नंबर 2 की बात करूं, फॉर द स्ट्रिंग नंबर 2, तो पॉइंट 2 से पॉइंट बी तक के बीच के डिस्टेंस को लिखेंगे yb माइनस y2, और हम कहेंगे ये कांस्टेंट है। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो d ऑफ yb माइनस dt माइनस d ऑफ y2 माइनस dt इक्वल टू और कांस्टेंट का 0। और फिर इसको हम v2 लिख देंगे और इसको vb लिख देंगे। तो vb माइनस v2 बराबर 0, यानी कि v ऑफ b इक्वल टू v ऑफ 2।
और फिर इस रिलेशन को और इस रिलेशन को मिला करके क्या कहेंगे, इन दोनों रिलेशन को मिला करके दोनों को और एक साथ देखा जाए तो V2 को रिप्लेस कर देंगे VB से, तो हमारा फिर से वही रिलेशन आ जाएगा V ऑफ A इक्वल्स टू 2 टाइम्स V ऑफ B। ये हमारा टारगेट था, ये लाने का डिफरेंशिएट करके। अभी ये काम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके क्या होने लगेगा, आपको ये बात समझ में आने लगी कि जो पार्टिकल पुली के सेंटर से डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्टली जैसे 2 के सेंटर से B वाला डायरेक्ट अटैच है, तो एक चीज बड़ी बार बार आ रही है कि वेलोसिटी ऑफ B इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 2, क्योंकि 2 के सेंटर से B अटैच है। तो जिस पुली के सेंटर से कोई ब्लॉक अटैच हो जाएगा उस ब्लॉक में और पुली में सेम वेलोसिटीज आएंगी, मतलब जिस स्पीड से B चलेगा उसी स्पीड से 2 भी चलेगा। तो आगे से इस फैक्ट को आप डायरेक्टली यूज करना कि पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी और पॉइंट नंबर B की वेलोसिटी में फर्क नहीं आएगा, वो बराबर आएंगे, इक्वल टू आएंगे। ठीक है, मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूं इसकी, और अभी एग्जांपल कंस्ट्रेंट रिलेशंस के देखोगे। प्रोसेस यही रहेगा इसका, लेकिन जितनी बार भी न्यूमेरिकल करेंगे सबका प्रोसेस एक ही रहेगा। तो एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं और अब देखना क्या रिजल्ट बनता है इसके लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पुली है, इसके थ्रू एक स्प्रिंग ऊपर जा करके हम अटैच कर देंगे सीलिंग से, यहाँ से वापस इधर गए, फिर एक पुली यहाँ पर लगाई, इस पुली को सीलिंग से अटैच किया, यहाँ से एक ब्लॉक हैंग किया, पार्टिकल हैंग किया मान लो A, और यहाँ से हमने कोई पार्टिकल अटैच किया मान लो B, जैसे यहाँ से यहाँ तक का B पार्टिकल। अब की बार मान लेते हैं कि A वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है और B वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो आपसे ये पूछा जाता है इनमें क्या रिलेशन होगा, इनमें क्या रिलेशन होगा, VA और VB में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, एक बार फिर उसी प्रोसेस पे आओ, सेम प्रोसेस पे फिर से चलते हैं। सबसे पहले ये जो फिक्स पुली है ना, इसका रेफरेंस लाइन बनाओ, रेफरेंस लाइन पुली को, यहां से पॉइंट B तक के डिस्टेंस को हम YB डिनोट कर दे रहे हैं, यहां से A तक के डिस्टेंस को हम YA डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहां से इस पुली तक के डिस्टेंस को, ये जो पुली आप देख रहे हो, इसको हम कैसे लिखेंगे, अब थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे। हम इस लेंथ को L मान ले रहे हैं, ये जो लेंथ है इसको हम L मान लेते हैं। तो इससे हमको फायदा ये होगा कि पुली तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ इसके सेंटर तक की जो लेंथ, ये डिस्टेंस ऊपर से ये डिस्टेंस, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो YA माइनस L। बोलो ठीक है ये चीज, बोलो। Yes, sir. ठीक, अब सर फायदा क्या होगा? फायदा अभी समझा रहे हैं फायदा। आप ना, आप देखो यहाँ से काउंट करो, इसको H मान लो, इस ये H बाद में हट जाएगा, यहाँ से चालू करो, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया H, फिर इसके आगे की लेंथ YA माइनस L, फिर ये लेंथ पाई R, फिर ये लेंथ, तो ये लेंथ फिर से YA माइनस L है, फिर ये लेंथ पाई R, और फिर ये लेंथ YB, और इसको उठा करके रख देंगे कांस्टेंट के बराबर। सर हम L की जगह YA माइनस YB नहीं लिख सकते हैं? नहीं बच्चा, वो नहीं लिखेंगे, L उतना नहीं है ना, क्योंकि ये पॉइंट अलग है, ये अलग लेवल है, B का लेवल अलग है, A का लेवल अलग है, तो YA माइनस YB तो ये डिस्टेंस होगा B और A के बीच का डिस्टेंस। ओके सर। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन, तो H कांस्टेंट है 0, YA और YA दो बार है, तो 2 टाइम्स DYA बाई DT, L कांस्टेंट है 0, पाई R कांस्टेंट है 0, L कांस्टेंट 0, पाई R 0, YB डिफरेंशिएट होगा DYB बाई DT। ये फायदा था उसमें। फाइनली आंसर आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ A बन जाएगी
और ये चीज वेलोसिटी ऑफ बी बन जाएगी। अब आगे प्लस माइनस कैसे देखना है वो देखो। ए वाला नीचे जा रहा है तो वाई ए इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर प्लस साइन। बी वाला ऊपर जा रहा है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इसके आगे लगाएंगे माइनस साइन। दैट मीन्स v ऑफ b इज नाउ 2 टाइम्स v ऑफ a। ये रिलेशन बन गया इनका। ये फायदा हुआ, नंबर ऑफ स्टेप धीरे धीरे कम हो रहे हैं हमारे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको रिलेशन इन दोनों के बीच में चाहिए था, वो रिलेशन आ गया, v b = 2v आ गया, प्रूफ हो गया। ये फायदा मिलता है आपको। आप वर्किंग देखो ना, हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं मतलब, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा थे, अब 3 स्टेप्स में काम चल गया मेरा। अभी धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप और रिड्यूस करते जाएंगे। मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से मान लो कोई पुली अटैच कर दी, और पुली अटैच करके यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट और एक यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स लगा दिए हमने यहाँ पर। कहा यह जा रहा है कि ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके नाम दे देते हैं ABC से नाम डिनोट कर दूं। सपोज आपसे कहा जाए कि ए वाला ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बी वाला ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और क्वेश्चन कहते हैं कि पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी फाइंड आउट करना। अब सीधे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। तो न्यूमेरिकल इस तरीके के लैंग्वेजेस पे होते हैं कि आपको 2 बॉडीज की वेलोसिटी दी जाएगी और तीसरे की पूछी जाएगी, या अगर 2 ही पार्टिकल्स हैं तो एक का वेलोसिटी दिया होगा, दूसरे का पूछा जाएगा। तो अब ये चीज कैसे निकालेंगे कि अगर ए के पास 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है, बी के पास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो पॉइंट सी के पास कितनी स्पीड होगी। तो इसको लाएंगे कैसे, देखो। पहला काम, जिसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है उसका एक डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम का मतलब, क्योंकि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि पॉइंट सी ऊपर की तरफ जाएगा या पॉइंट सी नीचे की तरफ जाएगा, ये तो पता नहीं मुझे। तो हम कुछ एज्यूम करेंगे, हम ये मान लेंगे कि पॉइंट सी या तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। कोई भी एजम्पशन मान लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो नंबर 1 स्टेप पर हमने क्या किया, नंबर 1 स्टेप पर कि लेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी इज vc इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैंने मान लिया कि ऊपर की तरफ है, एज्यूम किया है। मुझे नहीं पता कि मैंने सही माना है कि नहीं माना है, लेकिन मैंने ऊपर मान करके सॉल्व करेंगे। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस जो अभी बताया था वही करना है आपको। पहले वाले पुली के सेंटर को रेफरेंस माना, वहां से ए तक की जो डिस्टेंस है उसको डिनोट कर दें वाई ए से, वहां से पार्टिकल सी तक के डिस्टेंस को डिनोट कर दें वाई सी से, और वहां से बी तक के डिस्टेंस को डिनोट कर देंगे वाई बी से। ये डिनोट करेंगे। आई बात समझ में आपको मेरी, यहाँ तक ठीक है अभी? यस सर। अभी सिर्फ एजम्पशंस लिए हमने, सिर्फ एजम्पशंस माने, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब इसमें 2 स्ट्रिंग इन्वॉल्व हैं। 2 स्ट्रिंग कौन कौन सी इन्वॉल्व है समझना है। एक स्ट्रिंग ये है जो ए से पुली के सेंटर तक जा रही है, इसको स्ट्रिंग नंबर 1 कह दूं, और दूसरी स्ट्रिंग वो है जो बी से सी के बीच में है, ये स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2 है ये। ठीक है, यहां तक 2 चीजें हो गई अभी। अब एक डिस्टेंस छूट गया मुझसे, एक ये वाला डिस्टेंस छूट गया। ये जो पुली है ये भी तो नीचे ऊपर हो जाएगी ना, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को भी डिनोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, इसको वाई पुली से डिनोट कर दें, वाई पी। अब ये बताओ, देखो ये लेंथ कितनी लिखोगे, बी से लेकर के यहाँ तक की लेंथ क्या रखोगे, पॉइंट बी से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, मतलब S2 वाले का लेफ्ट पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को लिखेंगे हम y माइनस वाई पी। सही है ये चीज, देखो ये लेंथ कह रहा हूँ यार, यहाँ से लेकर के और इस पुली तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस,
ये वाला डिस्टेंस यस सर। जिस डिस्टेंस से चलाया मैंने, बोलो सही है कि नहीं, जल्दी बताते जाओ। ये यस डिस्टेंस, सर। अब इधर वाला डिस्टेंस Yes. बताओ, ये वाला ये So डिस्टेंस YC minus YP. तो YC YC माइनस YP। YC माइनस YP। अब आप पाई आर को स्किप कर जाओ, पाई आर को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि मुझे इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं और स्टेप कम कर दूंगा। पाई इंटू आर लिखना चाहो लिख लो, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं, क्योंकि पाई आर लिखने के बाद अगले स्टेप पर, नेक्स्ट स्टेप पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे और अपने स्टेप्स को कम करता जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये लेंथ लिखी, ये लेंथ लिखी, और पाई इंटू आर चाहो आप लिखो, चाहो तो स्किप कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा कोई। तो मैं लिख ले रहा हूँ, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और ये सब उठा करके हम कर देंगे कांस्टेंट के बराबर। सी मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ऑफ वाई बी अपॉन डी टी प्लस डी ऑफ वाई सी अपॉन डी टी, और 2 बार वाई पी है, तो -2 टाइम्स डी ऑफ वाई पी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब डी वाई बी बाई डी टी का मतलब बी वाले की वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि 3 सेंटीमीटर पर सेकंड नीचे है। तो इसको हम प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे? तो आप ये देखो, बी के मोशन करने से, बी के मूव करने से ये जो वाई बी वाले डिस्टेंस है, ये टाइम के साथ और ज्यादा होती जाएगी या और कम होती चली जाएगी? तो बी हमारा डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी सर। तो जो चीज बढ़ेगी उसको प्लस लगाएंगे, इंक्रीज वाले में प्लस, तो प्लस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। डी वाई सी बाई डी टी, उसको हमने ऊपर की तरफ वीसी माना है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कम हो, तो हम यहाँ माइनस वीसी लिखेंगे। अच्छा, अब डी वाई पी अपॉन डी टी का मतलब पुली की वेलोसिटी, ये चीज वेलोसिटी ऑफ पुली होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बार बार अभी आपसे कहा था, एक स्टेटमेंट कि किसी पुली से अगर एक ब्लॉक डायरेक्टली अटैच कर दोगे आप, पुली के सेंटर से अगर कोई पार्टिकल डायरेक्ट अटैच कर देंगे, तो पार्टिकल की स्पीड और पुली की स्पीड सेम हो जाती है। और यहाँ पर यही चीज हो रही है। इस पुली के सेंटर से कौन सा पार्टिकल अटैच हो रहा है? यहाँ से देखो आप, इसके सेंटर से कौन सा पार्टिकल अटैच सर ए। तो जिस स्पीड से ए ऊपर जाएगा, उसी स्पीड से ये वाला सेंटर नीचे आएगा। तो डी वाई पी बाई डी टी का मतलब ये हुआ कि ये पुली जो है वो कितनी स्पीड से चलेगी और किधर चलेगी। तो जब इधर से पार्टिकल ए ऊपर जा रहा होगा, तो नेचुरली इधर वाली पुली नीचे आ रही होगी, और ये कितनी स्पीड से नीचे आ रही होगी? तो ये उतनी ही स्पीड से नीचे आएगी जितनी स्पीड से ए वाला ऊपर जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक ए इसके सेंटर से अटैच है। तो ये वाला पुली नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे इंटू 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इससे वीसी की वैल्यू मिलेगी सॉल्व करके -8 और +3 -5 उधर ले जाएंगे, वीसी की वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगी। अब मेरा आंसर माइनस में आ गया, इसका क्या मतलब है? इस माइनस साइन का क्या मतलब हुआ? सर हम थी वो रॉन्ग। तो हम लोगों ने लेट किया था, हाँ, मतलब हम कंफर्म नहीं, हाँ, हम लोग कंफर्म नहीं थे कि वीसी ऊपर जाएगा, और लेट करने के बाद अगर मेरा आंसर माइनस में आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ यू टुक रॉन्ग एजम्पशन, मतलब आपका रॉन्ग गेस था, जो आपने एजम्पशन लिया था वो गलत था, आपने सही गेस नहीं किया था कि पॉइंट सी किधर जाएगा। तो माइनस में आने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि मैंने यहाँ पर गलत डायरेक्शन मान लिया था, ऊपर नहीं जाएगा वो, ऊपर मानने के बाद मेरा आंसर माइनस में आ रहा। तो इसका मतलब हम फाइनली अपना आंसर क्या देंगे कि वेलोसिटी ऑफ सी विल बी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट वो अपवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अपवर्ड मानने से मेरा आंसर माइनस में आ रहा था। तो हम कहेंगे फाइनल आंसर में कि वो डाउनवर्ड जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? ये जो पूछना है पूछो। So जो पुली है वो किस डायरेक्शन ऊपर की हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट भी? क्या चीज? सर तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट जो बी है वो ऊपर की ओर जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट सी नीचे आ रहा है तो?
ऐसा कोई रूल नहीं है भैया, बी के बारे में तो न्यूमेरिकल में कह रखा है कि नीचे जा रहा हूँ। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो चीज दी गई है उसको थोड़ी पलट देंगे। तो सर दोनों ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये दोनों नीचे आ रहे हैं। सर बस ये कौन बता दीजिए कि पुली किस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन पुली कौन सी? ये तो पुली नीचे ही जाएगी ना यार, क्योंकि इधर इधर वाले स्ट्रिंग की वजह से, इस वाले स्ट्रिंग की वजह से जब आप इधर इधर वाला बॉडी ऊपर चढ़ेगा तो ये वाला लेंथ कम हो जाएगी, तो जब इधर की तरफ लेंथ रिड्यूस होगी तो इधर की तरफ लेंथ बढ़ जाएगी, फिर ये लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ये वाली पुली तो नीचे आएगी। ओके सर। और ये कोई कंसेप्ट नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ पर पीछे कि बी और सी दोनों नीचे कैसे जा सकते हैं, दोनों नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये वाली पुली भी तो नीचे आ रही है ना, इसमें पॉसिबल है कि ये भी नीचे आ जाए। और एग्जांपल दे रहे हैं एक, मान ले ऐसे कनेक्टेड है, देखो ये हो गया, प्लस एक पुली और यहाँ लगाई गई है और यहाँ पर कोई ब्लॉक अटैच किया गया है, ए और बी। अब फिर से क्वेश्चन है, इस बार ये दे रखा है कि बी वाला 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे देखो, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जल्दी से देखना आप प्रोसेस मेरा समझना क्या होगा। ये जो रेफरेंस लाइन है यहाँ से क्या करेंगे, रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ से हमने ए वाले के डिस्टेंस को वाई ए डिनोट किया, यहाँ से बी वाले के डिस्टेंस को वाई बी डिनोट किया, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ कैसे लिखेंगे देखो, अब हम इसकी लेंथ बस इतना करना है, वाई और वाई बी डिनोट करना है, उसके बाद लेंथ लिखनी है। अब लेंथ पे ध्यान देना जरा, पहले ए वाले से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ तो वो हो गई वाई ए, फिर ये पाई इंटू आर, पाई इंटू आर को मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अच्छा, इसके लिए मैं इस पोर्शन को फिलहाल एल मान लेता हूँ कि ये पोर्शन एल है, तो ये कितना लेंथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, अगर यहाँ से टोटल हमारा वाई बी डिस्टेंस है, सर वाई बी माइनस एल, वाई बी माइनस एल, ये वाला लेंथ हो गया, मतलब ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। अब इधर वाली लेंथ पर, इस वाली लेंथ पे आओ, ये कितना होगा, तो ये लेंथ भी हमारा वाई बी माइनस एल होगा। अब ये चौथी ये लेंथ हो गई वाई बी, Maybe. बस उठा करके इसको कांस्टेंट कर दीजिए। टोटल 4 लेंथ है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, अब डिफरेंशिएट करो, तो डी ऑफ वाई ए अपॉन डी टी प्लस 3 टाइम्स डी वाई बी अपॉन डी टी, और एल कांस्टेंट है तो वो हट जाएगा वहां से 0। अब हमको ए की वेलोसिटी निकालनी थी, तो हम उसको मानेंगे कि लेट वेलोसिटी ऑफ ए इज डाउनवर्ड, मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि अगर ए को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन मानते हैं तो फिर ये वाला डिस्टेंस बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी ए, और डी वाई बी बाई डी टी का मतलब बी वाले की वेलोसिटी वो 6 है, इक्वल टू 0, इसका मतलब वी ऑफ ए बराबर माइनस 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार फिर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, क्या मतलब हो गया फिर से इसका, अब क्या मतलब हुआ?
सर ब्लॉक के ऊपर जाएगा। फिर ऊपर गलत हो गया, इसका मतलब हमारे गेस, मतलब हम जो तुक्के मार रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। हम लोग तुक्के मारते हैं तो तुक्के गलत बैठ रहे हैं कि ए वाला नीचे जाएगा, ये मेरा अंदाजा था बट अंदाजा गलत हो गया क्योंकि आंसर माइनस में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए विल मूव अप विथ 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, चाहे जैसे भी, और इसी को हम कंस्ट्रेंट रिलेशन का नाम देते हैं। सर हम इसमें ये भी तो देख सकते हैं कि जो ए जिस स्ट्रिंग से अटैच्ड है वही स्ट्रिंग से सब बी अटैच्ड है, तो बी का अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो ए का अपवर्ड मोशन होगा। हाँ देख सकते हो। मैं देखो, मैं क्या एक्चुअली क्या होता है ना, मैं क्यों नहीं करना चाह रहा ये चीज, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, जैसे भी पीछे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वो नीचे ऊपर दोनों कैसे हो सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है, कई बार आपके सामने ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो आपको, मतलब जिनकी इंट्यूशंस गलत हो जाएंगी, आप सोचोगे कुछ और, आंसर कुछ और आएंगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि एटलीस्ट मतलब फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स तक, जब तक इस पर पूरा कमांड ना आ जाए आपका, तब तक थोड़ा सब्जेक्टिव रहने दो चीजों को। आई मीन तुरंत ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे जाना जो है वो डेंजरस है, बिकॉज जब तक सब्जेक्टिव अप्रोच को कंप्लीटली ना समझाओ, आपने थॉरली नहीं समझाओ, और फिर अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे चलेगा ना, तो वो पॉइजन टाइप की चीज होगी, पॉइजन टाइप की। अभी के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, अभी के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा आंसर वांसर सब आने लगा, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा कि जब आप किसी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में फंसोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक फेल कर जाएगी आपकी। तो अभी हम क्वेश्चंस को इसी तरीके से करेंगे, आप ट्रस्ट करो। मैं अभी इसके बाद तो मेरे पास सिर्फ एक लाइन का भी आंसर है। ओके सर। है ना, मैं सिर्फ तुम लोग के फायदे की चीज बता रहा हूँ कि अभी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब ये चीज समझ में आ, जब ये मेथड तुमको पूरी तरीके से समझ आ जाए कि अभी ये मेथड मेरे को समझ आ गया, तब हम ऑब्जेक्टिव ट्रिक पे जाएंगे। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। आपकी इसमें से क्या करेंगे, एक ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल मोशन कराएंगे और एक ब्लॉक का वर्टिकल मोशन कराएंगे। देखो ऐसे, तो एक को हॉरिजॉन्टली मूव करने देते हैं, एक को वर्टिकली मूव करने देते हैं। देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग डायमेंशंस में चले वो, एक एक्स डायमेंशन में एक वाई डायमेंशन में, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसमें। देखो सपोज ए वाला राइट साइड चल रहा वी ए से और बी वाला नीचे आ रहा वी बी से, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, प्रोसेस वही रहेगा। जो फिक्स पुली है, जो फिक्स्ड पुली है आपका, वहां से हम सबका डिस्टेंस काउंट करेंगे। जो भी पुली हमारी फिक्स होगी ना, उस फिक्स वाली पुली से हम सबके डिस्टेंसेस को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे देखो, तो इस फिक्स पुली से ए तक का डिस्टेंस हम ये मानेंगे, यहां से ए तक का डिस्टेंस एक्स ए है, क्योंकि ये एक्स डायमेंशन है इसलिए इसको एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं। और उस फिक्स पुली से बी तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर के पूरा बी तक का डिस्टेंस, इसको हम वाई बी से डिनोट कर देंगे। वाई डायमेंशन के लिए वाई यूज कर लेंगे, एक्स डायमेंशन के लिए एक्स यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम टोटल लेंथ को लिखना चाह रहे हैं, देखो कैसे लिखेंगे। और उसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, ये वाला लेंथ हम एल मान रहे हैं, इस लेंथ को एल मान लेते हैं पहले से कि ये पोर्शन एल होगा, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का। अब बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे। पहले ये वाली स्ट्रिंग लिखनी है आपको, तो यहां से यहां तक की लेंथ, पहले आप वर्बली बोलो क्या आएगी। मैं पेंसिल मूव कर रहा हूँ, आप लेंथ बोलना। ए से ये डिस्टेंस एक्सेल, फिर यहाँ से जहां तक पेंसिल स्टॉप हुई है मेरी, इस पॉइंट से टिल यहाँ तक, तो वाई बी माइनस एल, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा। तो देखो कैसे लिखेंगे। हम एक और काम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये जो सीलिंग पॉइंट है ये इस पुली से एच डिस्टेंस ऊपर है, इसको एच मान लो। तो वाई बी माइनस एल प्लस एच। हाँ, अब टोटल लेंथ क्या बनेगी देखो, टोटल लेंथ ये लेंथ हो गई एक्स से, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया वाई बी माइनस एल प्लस यहां से यहां तक की लेंथ वो होगी वाई बी माइनस एल प्लस एच, और ये उठा करके क्या कर देंगे कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा देखो,
अब आप डायरेक्ट भी करो, मतलब एक तो आएगा डी एक्स ए बाई डी टी का टर्म, और ये वाई भी 2 बार आ रहा है, तो +2 डी वाई बी बाई डी टी का टर्म, और एल और एच सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो सब 0 हो जाएंगे। अब बताओ डी एक्स ए बाई डी टी क्या है, किसकी वेलोसिटी है ये? डी एक्स ए बाई डी टी से हम कौन सी वेलोसिटी दिखाएंगे? तो VA वी ए प्लस में दिखाएंगे कि माइनस में दिखाएंगे? आप डायरेक्शन को देखो, इस डायरेक्शन में अगर बॉडी चलेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग साइड पे जाएगी, मतलब कम होगी या बढ़ेगी? ये डिक्रीजिंग, तो माइनस लगाओ इसके आगे, माइनस में +2 और ये वी बी, बस खत्म हो गया यहाँ से। इन दैट मींस की वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी, ये इसका कंस्ट्रेंट आएगा। तो इस तरीके से आप सारे कंस्ट्रेंट्स निकाल सकते हो, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको निकाल सकते हैं। इसका एक मेथड, आसान मेथड है, टेंशन ट्रिक करके है। टेंशन ट्रिक एक काफी आसान मेथड है, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेंशन ट्रिक का लॉजिक पोर्शन है वो लॉजिक वर्क एनर्जी पावर में है। तो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम टेंशन ट्रिक को डिस्कस करना बेकार है, वो मतलब रटाने वाली बात होगी। रटाने को हम रटा सकते हैं बट कोई फायदा नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट इस तरीके से याद रखोगे आप क्वेश्चंस में। ये कंस्ट्रेंट का लॉजिक थोड़ा सा सब्जेक्टिव ही रहने दीजिए, अभी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ऑब्जेक्टिव पर आ जाना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्यों करें, मतलब क्या जरूरत है इसकी, कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग भाई? ये तो है कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनेगा, लेकिन इसकी जरूरत क्या है हमको, नीड क्या है इसकी, या इसको कैसे अप्लाई करोगे? तो मतलब नीड ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर बात करी जाए, तो ये नॉर्मली क्या होगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको ना, देखो अब मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि एक पुली है और एक तरफ हमारे पास इसमें कोई मास हैंग कर रहा है, मान लो, ठीक है, लेट्स से 5 किलोग्राम का मास हैंग कर रहा है, और दूसरे साइड से कोई पर्सन जो है वो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा हो बाय द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का पुल कर रहा है, ये पर्सन पुल कर रहा हो इसमें। क्या इसका एक्सेलरेशन बता पाओगे कितना होगा न्यूटन लॉ के हिसाब से? एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम मास, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो डेफिनेशंस पे चल दो। 30। देखो, हाँ, एक्चुअली क्या होगा कि कोई भी पर्सन जब स्प्रिंग को 200 न्यूटन की फोर्स के साथ पुल करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करोगे। तो अगर ये पर्सन 200 न्यूटन की फोर्स के साथ स्प्रिंग को पुल करेगा तो एज अ रिएक्शन ये स्प्रिंग पर्सन पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। या अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है यही चीज स्प्रिंग में टेंशन फोर्स का काम करेगी। डेफिनेशन ही यही है। टेंशन फोर्स की जब डेफिनेशन देते हो तो इसकी डेफिनेशन ही यही होती है, इट इज द पुल ऑन द स्ट्रिंग और पुल बाय द स्ट्रिंग। पुल ऑन द स्ट्रिंग कह दीजिए या फिर पुल बाय द स्ट्रिंग, बराबर ही होगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल। तो सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करो आप। 200 न्यूटन से पुल कर रहे हैं, इसका मतलब टेंशन 200 न्यूटन है। 30 आ रहे हैं। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट टेंशन इक्वल्स टू 200 न्यूटन। सीधा सा पहली बात तो ये आई। अब बाकी तो मेरे स्टेप्स वही है ना यार, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 किलोग्राम, बाकी प्रोसेस तो वही है। 5 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम, तो उस पर 5 इंटू जी का नीचे की तरफ फोर्स ग्रेविटी की, और टेंशन फोर्स बॉडी से बाहर जाता हुआ, तो टेंशन फोर्स टी जो जिसकी वैल्यू 200 है। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर मान लें तो ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स है, नीचे 50 न्यूटन का फोर्स हो गया है, मतलब ये टोटल आपका नेट फोर्स हो गया एफ नेट न्यूटन लॉ के हिसाब से। इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए,
उससे ए की वैल्यू सॉल्व करके 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हो आप। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ, ये समझ में आता है मेरे को, ऐसे होगा ये। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, यहाँ पर 5 किलोग्राम बॉडी है और 200 न्यूटन का फोर्स लगाने की बजाय, 200 न्यूटन का फोर्स लगा करके स्ट्रिंग को खींचने की बजाय मैं यहाँ पर एक काम कर दूं, 20 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट लगा दूं। मतलब कि इंस्टेड ऑफ पुलिंग द स्ट्रिंग, instead of pulling the string by 200 Newton, पर्सन ने क्या स्मार्टनेस दिखाई अपनी, पर्सन वहां पर एक हैंग करके चला गया, इट हैंग्स 20 kg वेट। क्या सेम आंसर आएगा? यस 200 न्यूटन की फोर्स से स्ट्रिंग को खींचने की बजाय पर्सन ने क्या दिमाग लगाया, यार हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों 200 न्यूटन का फोर्स लगाएं यहाँ पर। उसने सोचा कि लाओ यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं, तो वो पत्थर नीचे आएगा, ये मास ऊपर चला जाएगा। तो उसने सोचा कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाने की बजाय एक काम करो, 20 किलोग्राम का बॉडी लगा दो, क्योंकि 20 किलोग्राम की बॉडी भी तो 200 न्यूटन की हुई m/g के हिसाब से। तो क्या जो आंसर यहाँ है एग्जैक्टली वही आंसर यहाँ पर आएगा? नो सर, नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? आंसर बोला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पे केस में एक्सेलरेशन 0 था। किसका एक्सेलरेशन 0 था? सर इंसान वाले, मतलब उधर साइड वाली रोप का। सही है। अब यहाँ पर क्या ये कहेंगे कि जो टेंशन फोर्स है वो 200 होगी? इज टेंशन इक्वल टू 200 न्यूटन इन दिस केस? नो यहाँ पे तो कहा है, यहाँ तो कहा है कि टेंशन 200 न्यूटन के बराबर है। तो ये किस बेसिस पे कहा गया? ये 200 न्यूटन के बराबर क्यों कहा है? क्योंकि डेफिनेशन फॉलो की गई थी। डेफिनेशन क्या कहती है? पुल ऑन द स्ट्रिंग इज द टेंशन फोर्स। अब जो 20 किलोग्राम की बॉडी है, इस पर m/g का फोर्स आएगा, मास इंटू ग्रेविटी mg। तो इस पे 200 न्यूटन का फोर्स तो लगेगा, बट दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब इट इज पुल बाय ग्रेविटी। और किसके ऊपर का पुल है? ग्रेविटी किसको पुल कर रही है? तो दिस इज द पुल बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक। इसीलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हमारे। 200 न्यूटन ग्रेविटी की फोर्स है, तो ग्रेविटी इस ब्लॉक को खींच रही है। इज इट पुल ऑन द स्ट्रिंग और इट इज पुल ऑन द ब्लॉक? ये ध्यान से देख लो आप। हम लोग क्या कह रहे हैं? टेंशन फोर्स का मतलब पुल ऑन द स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड ग्रेविटी कैन नॉट पुल दिस स्ट्रिंग। क्यों? स्ट्रिंग मासलेस मानी हुई है आपने, mg 0 है, तो मासलेस बॉडी को तो ग्रेविटी पुल करेगी नहीं। ग्रेविटी मासेस के बीच में होता है। स्ट्रिंग हम मासलेस मानते हैं, पहले बता चुके हैं आपको आइडियल स्ट्रिंग में। तो हाउ कैन ग्रेविटी पुल अ बॉडी विच हैज 0 मास? दैट मीन्स ग्रेविटी कैन नॉट पुल द स्ट्रिंग। So this 200 Newton is not on the string, it is actually on the block. So definition ही fail हो गई। Pull on the string can be called as tension. It is pull on the block, so it cannot be called as tension force. So that answer is no. Tension 200 Newton नहीं है। यहाँ तक पूछो जो पूछना है, अदरवाइज हम आगे बढ़े सर। 6 है। नहीं, पहले ये समझो यार, ये लॉजिक ही मेन है ना, क्योंकि टेंशन 200 न्यूटन नहीं है, इसका रीजन तो देख लो पहले। क्योंकि आप
और हम चलते हैं फीलिंग्स के बेसिस पर कि हमको ऐसा लग रहा है, हमको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि टेंशन 200 होनी चाहिए। तो आपको क्या महसूस हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, या फिजिक्स को उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फील हो रहा है, क्योंकि साइंस है, प्रैक्टिकल चलती है, इमोशंस और फीलिंग के बेसिस पर नहीं चलते हम लोग कि भाई मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि टेंशन 200 न्यूटन होना चाहिए तो हम 200 लेकर के सॉल्व करेंगे, मुझे मेरी गलती बताई जाए। तो आपकी गलती यही है कि आपने डेफिनेशन फॉलो नहीं करी, इसके अलावा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। सो अब प्रॉब्लम ये हुई कि टेंशन 200 नहीं है, देन कितना है? क्वेश्चन है हाउ मच, देन क्या है? सुनो सुनो बच्चा, सुनो तो पहले, देन टेंशन क्या है फिर? 200 नहीं है तो क्या है? और इसी क्या का आंसर मिलेगा तुम्हें कंस्ट्रेंट से। टेंशन क्या है, तो इसके लिए अब आपको नीड आएगी किस चीज की? नीड ऑफ कंस्ट्रेंट की। अब आप पूछोगे कैसे भाई? तो कंस्ट्रेंट क्या है ये बताओ, इन दोनों में से किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, या दोनों की सेम एक्सेलरेशन होगी? सर एक्सेलरेशन सेम सेम होगी क्यों सर। कह रहे हो, क्यों कह रहे हो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी? एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो पहले। मैं देखो, मैं लॉजिक बना दूंगा, इसके बाद भी अगर आपके न्यूमेरिकल ना हो ना तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि आप लोग शॉर्टकट्स ढूंढोगे। मैं इसके बाद भी आपको चाहिए होगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, शॉर्टकट्स चाहिए। एक रोड पे दो कारें अगल बगल चल रही हैं, ठीक? एक नैनो से चल रहा और एक मर्सिडीज चल रही है, दोनों पैरेलली। दोनों में से क्या उनकी वेलोसिटी बराबर होगी? क्या बोलेंगे, क्या दोनों की वेलोसिटी बराबर होंगी? बोलिए। यस सर। सर हो सकती है, मतलब सकती नहीं भी हो सकती। नहीं भी हो सकती। दोनों दोनों अपनी टॉप स्पीड पे चल रहे हैं, आप बताइए। नहीं सर नहीं होंगी। होंगी। BMW नहीं टॉप होंगी। स्पीड बहुत होती है। मर्सिडीज की टॉप स्पीड और नैनो की टॉप स्पीड का सबको आइडिया है। और हाँ क्वेश्चन सर। क्या है, क्या ये दोनों बॉडी सर आपस में, सुनिए तो, क्या ये दोनों एक्सेलरेशन सेम बॉडी, नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो लाइटर बॉडी है सर। बच्चा ख्याल से नहीं, फिर बोलो ये गलत वर्ड यूज कर रहे हो आप लोग, मेरे ख्याल से नहीं, मेरे लॉजिक से। मतलब लॉजिक से सर, वही। लॉजिक से कहिए। हाँ सर, ख्यालात गंदे, ख्यालात अच्छे भी होते हैं, ख्यालात गंदे भी होते हैं। सर सुनो, लॉजिक रीजन सर। क्या है? हाँ, लॉजिक, लॉजिक क्या है कि दो कारें रोड पे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना, वो तो भाई रोड पे सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है क्या? बगल वाली कार में कौन बैठ के जा रहा है, क्या आपके जानने वाला है कोई? वो नहीं। तो उन दोनों के मोशंस में कोई रिलेशन ही नहीं है। जिसको मन करे फास्ट चलना है, जिसको मन करे स्लो चलना है, चलो आप इंडिपेंडेंट चल रहे हो। टू डिफरेंट कार्स आर इंडिपेंडेंट। क्या ये भी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के? क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये चले और ये ना चले? अगर रस्सी से बंधे हो आप, दो ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग बांधी, तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 kg मूव करे और ये ना मूव कर पाए? हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग से बंध गए आप। यही इसका कंस्ट्रेंट है कि अगर ये चलेगा तो फिर ये भी चलेगा। और जब ऐसी बातें आ जाएं कि तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, तो फिर रिलेशन आता है कि अगर मैं इस स्पीड से चलूंगा तो तुम कितनी स्पीड से चलोगे। तो इसी को आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन पढ़ते हो। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन में अगर हम 20 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और ये कहते हैं कि 20 इंटू जी और ऊपर की तरफ टी, और 5 किलोग्राम वाले का डायग्राम बनाए और कहते हैं 50 इंटू और इधर टी, तो ये क्योंकि स्ट्रिंग से बंधे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधे हैं, तो ये कंपलसरी है कि अगर 20 किलोग्राम बॉडी नीचे मूव करेगा तो 5 किलोग्राम ऊपर जाना पड़ेगा इसको। डिपेंडेंट होगा आप किसी के ऊपर, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो फिर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे। दोनों का सेम एक्सेलरेशन क्यों ले रहे हो? क्या रीजन है कि दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन दिखाया जा रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो रीजन यही है कि वो बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो इसी वजह से दोनों का एक्सेलरेशन आप सेम रखते हो। अब आप इसके बाद इक्वेशंस क्या बनाते हो? जो ऊपर जा रहा है उसके लिए लिखोगे t माइनस 50 इक्वल टू 5a, और जो नीचे जा रहा है उसके लिए लिखोगे 200 माइनस टी इक्वल टू 20a।
ए। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी निकालो कितना आ रहा है, दोनों 30 इक्वेशन 80 आ रहा है। हाँ, इनसे तो टेंशन की वैल्यू 80 न्यूटन के बराबर आ रही है। ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन था। लॉजिक क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप स्ट्रिंग के साथ मासेस लगाओगे ना, अगर स्ट्रिंग से मासेस लगाओगे तो जो मासेस का वेट होगा उतना टेंशन आएगा नहीं इसमें, क्योंकि अगर ये लॉजिक होता कि वेट के बराबर टेंशन आएगी तो फिर तो 5 किलोग्राम के हिसाब से टेंशन 50 आनी चाहिए और 20 किलोग्राम के हिसाब से टेंशन 200 आनी चाहिए। तो किसके हिसाब से देखोगे, वेट के बराबर टेंशन नहीं आती। लेकिन अगर आप मास हैंग करने की बजाय उसको हाथ से पकड़ करके खींचो तो जितनी ताकत से आप खींचोगे वही टेंशन फोर्स कहलाएगी, क्योंकि वो डेफिनेशन में जा रही है, पुल ऑन द स्प्रिंग हो गया वो। सो पुलिंग बाय हैंड एंड पुलिंग बाय द ब्लॉक, डिफरेंस है इनमें। एंड पुलिंग बाय द ब्लॉक में टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बार बार देखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। बिना कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के आप टेंशन फोर्स निकाल भी नहीं पाओगे। जैसे कि एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, लाइक यहां से एक मास अटैच कर दें और यहां पर ले जाकर के एक पुली लगा दी और ऐसे करके इसको अटैच कर दिया। हमने यहाँ पर भी एक ब्लॉक लगाया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ब्लॉक लगाया, वो मान लो ये ब्लॉक कुछ हमने 6 किलोग्राम का है, 6 किलोग्राम का ब्लॉक, और यहाँ पर जो ब्लॉक लगाया वो 2 किलोग्राम का है, और मुझे इन दोनों के एक्सेलरेशन चाहिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना क्या करने जा रहे हैं। न्यूटन लॉ का न्यूमेरिकल है। प्राइमरी स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम, किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो देखो। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 6 किलोग्राम का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 2 किलोग्राम का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो पुली मूव कर रही है उसका। ठीक है ना, मूवेबल पुली, ये पुली नंबर 2 की बात कर रही है, मूव कर रही है। मूवेबल पुली मतलब पुली नंबर 2, और पुली नंबर 1 स्टेशनरी है। क्या क्या फोर्स दिखाओगे फ्री बॉडी डायग्राम में, कौन कौन सी फोर्स दिखाएंगे? तो 2 किलोग्राम के बॉडी के ऊपर, 2 किलोग्राम की बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले। तो इसमें दिखाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट 2 इंटू जी, और रस्सी से बंधा है तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स टी। 6 किलोग्राम बॉडी में, तो 6 किलोग्राम बॉडी का फोर्स कैसे दिखाएंगे? नीचे की तरफ 6 इंटू जी 60, और उसमें भी ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। यहां पर भी गलती होती है। क्या जिस स्ट्रिंग से 2 किलोग्राम अटैच है उसी स्ट्रिंग से 6 किलोग्राम अटैच है, या कोई दूसरी स्ट्रिंग से अटैच है? अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। अलग अलग। तो 2 किलोग्राम वाले की स्ट्रिंग अलग है, 6 किलोग्राम वाले की स्ट्रिंग अलग है, तो टेंशन भी अलग अलग दिखाएंगे। इसको टी दिखाया है, इसको टी डैश दिखा देंगे। स्ट्रिंग अलग, टेंशन अलग। तो आपने पिछली बार इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था। बता रहे बच्चे, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं यार आप लोग को। अब आते हैं इस पुली के ऊपर। इस पुली पर क्या होता है, तो मेरे स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है। हम लोग आइडियल पुली मानते हैं, ठीक है, हम लोग आइडियल पुली मानते हैं। और आइडियल पुली क्या होती है बताता हूँ आपको। आइडियल पुली हालांकि डिस्कस हुआ है पहले। आइडियल पुली का मतलब ऐसी पुली जिसमें मास हो ही ना। तो अब बताओ इसके फ्री बॉडी डायग्राम में m इंटू जी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अगर मास नो सर, mg होगा। और फ्री बॉडी डायग्राम की चेकलिस्ट थी मेरी एक, mg के अलावा टेंशन दिखाएंगे, और टेंशन बॉडी से बाहर जाती है। तो जो पुली नंबर 2 है ये इस वाली स्ट्रिंग से अटैच है, तो इस स्ट्रिंग की टेंशन पुली नंबर 2 से बाहर की तरफ लाओ। पुली नंबर 2 से बाहर की तरफ जाएंगे तो नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो पुली 2 से बाहर जाता हुआ एक टेंशन दिखाएंगे,
ये कौन सा टेंशन है, टी वाला या टी डैश वाला? सर टी टी डैश। है ना, क्योंकि ये वो स्ट्रिंग है जो 6 किलोग्राम वाली है, तो उसमें टी डैश माना था, तो यहाँ पर भी टी डैश दिखाएंगे। और इधर वाली स्ट्रिंग और इधर वाली स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स ये भी हैं। पुली 2 से बाहर जाओ, तो पुली 2 से बाहर जाने के लिए एक ऊपर टेंशन दिखाएंगे और एक इधर भी टेंशन दिखाएंगे, और ये दोनों वही स्ट्रिंग्स हैं जो ब्लॉक 2 से आ रही हैं। तो एक इधर की तरफ टेंशन टी और एक इधर की तरफ टेंशन टी, यानी ऊपर की तरफ टोटल कितना दिखाएंगे, 2t। अब इनमें क्या रिलेशन आएगा यार, तो न्यूटन लॉ कहता है दैट सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो फॉर m इक्वल टू 0, अगर किसी में 0 मास हो जाए, मासलेस, तो किसी भी बॉडी में अगर मास 0 हो गया, इसका मतलब सम ऑफ फोर्सेस 0 हो जाएंगी, यानी कि फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। इस वजह से टी डैश और 2t आपस में बैलेंस कर दिए जाएंगे, टी डैश बराबर 2t होगा। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी वो समझो। ये दोनों सेम एक्सेलरेशन पे नहीं चलेंगे, इन दोनों की एक्सेलरेशन में फर्क होगा, और वो कैसे निकालेंगे वो कंस्ट्रेंट से देखो। यहां से ब्लॉक 2 तक का डिस्टेंस हम y2 से डिनोट कर रहे हैं, 2 for 2 किलोग्राम, और यहां से ब्लॉक 6 तक का डिस्टेंस y6 से डिनोट कर रहे हैं, और इस लेंथ को l लिख देंगे। तो अभी जो हमने अप्रोच फॉलो की थी वो अप्रोच लगाओ। ये डिस्टेंस हमारा y2, ये वाला डिस्टेंस यहां से, एक्चुअली वो यहाँ डिस्टेंस थोड़ी सी ना जल्दी में गलत हो गई है, वो यहाँ से है डिस्टेंसेस यार, ये सॉरी, ये यहाँ से है, इसको काट दीजिए। तो ये y2 है, तो ये लेंथ हो गई y2 प्लस पाई r लिखने की जरूरत है नहीं मेरे को, प्लस ये लेंथ। तो ये लेंथ हमारा टोटल y6 में से l को माइनस कर दो, तो प्लस y6 माइनस l, ये लेंथ प्लस इधर की लेंथ, तो ये लेंथ हमारा y6 माइनस l प्लस ये h मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 किलोग्राम वाली बॉडी नीचे जा रही है, 2 किलोग्राम वाली बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है। इसको हम तो डिफरेंशिएट करने पर y2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y2 का डिफरेंशिएशन ब्लॉक 2 की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कुछ v2 से डिनोट कर रहे हैं, और ब्लॉक 6 की वेलोसिटी को v6 से, तो y2 को डिफरेंशिएट करके v2 आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो रही है, और y6 दो बार है, तो उसके डिफरेंशिएशन में 2, और y6 का डिफरेंशिएशन करने पर ब्लॉक 6 की वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ 6, यानी कि ये डबल वेलोसिटी पे चल रहा है। ब्लॉक 2 की वेलोसिटी डबल है इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी से। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 6 किलोग्राम बॉडी में हम नीचे की तरफ एक्सेलरेशन को a दिखाएंगे, तो फिर 2 किलोग्राम की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन दिखाएंगे। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम एक्सेलरेशन आ जाए। जब हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी डबल है, ये डबल वेलोसिटी पे चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन, इसी को आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी शुड बी 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोग्राम बॉडी, यानी जितनी एक्सेलरेशन से 6 किलोग्राम बॉडी चलेगा उसकी डबल एक्सेलरेशन से 2 किलोग्राम चलेगा। तो अगर 6 किलोग्राम बॉडी की एक्सेलरेशन a है, तो फिर 2 किलोग्राम बॉडी की एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर 2a से डिनोट करेंगे, डबल एक्सेलरेशन दिखाएंगे वहां पर, और इसी हिसाब से अब इक्वेशंस बनाएंगे। इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस टी डैश इक्वल टू मास 6 इंटू ए। इसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो कैपिटल T माइनस 20 बराबर इसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, वहां 2a लिखना है मेरे को, और टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर है। तो इस इक्वेशन को रीचेंज कर दो, 60 माइनस टी डैश की जगह 2t कर दो,
इक्वल टू 6a, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना यह है कि सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। तो इसमें t है, यहाँ 2t है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2t माइनस 40 और इधर 8a, और इक्वेशन 3 60 माइनस 2t इक्वल टू 6a। फिर दोनों को आप ऐड करो, सॉल्विंग भी दिखा दे रहे एक बार। ऐड करने पर हमारा ये 2t कैंसिल, 60 माइनस 40 20 इक्वल टू 14a। दैट मीन्स कि a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 20/14 यानी कि 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस a को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट इन द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए 10 माइनस 20 बराबर 2 इंटू 2 और a की जगह 10/7, तो 40/7 यानी टेंशन बराबर 20 प्लस 40/7 यानी टेंशन बराबर 180 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। और लास्ट का आंसर क्या दोगे, पूरा आंसर जो फाइनल लिखने होगा, तो आंसर में ये लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोग्राम क्या क्या होगा। तो 2 किलोग्राम की एक्सेलरेशन और 6 किलोग्राम की एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने a से 6 वाले को डिनोट किया था और a की वैल्यू 10/7 आई है, तो 6 किलोग्राम 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। और 2 किलोग्राम की एक्सेलरेशन को 2a लिख रहे हो, यानी कि इसका डबल वैल्यू, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। ये इसके फाइनल आंसर्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों ब्लॉक्स हमेशा सेम एक्सेलरेशन पे चले, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ अरेंजमेंट के ऊपर, कितनी पुली लगाई जा रही हैं, कितनी स्ट्रिंग्स लगाई जा रही हैं। इस नॉर्मल वाले सिस्टम में तो बराबर आएंगे, बट बाकी जगहों पर तुमको कंस्ट्रेंट रिलेशन से पहले ये देखना पड़ता है कि दोनों को a और a लिखना है, या फिर किसी को डबल लिखना है, या फिर किसी को ट्रिपल लिखना है, मतलब रिलेशन क्या आएगा उनके बीच में, वो हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन है। और इसके बाद ही सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। सर ठीक है, एक डाउट, ठीक है, मुझे बताओ जल्दी यहाँ तक। सर आपने ये बताया कि सेकंड वाला पुली मासलेस है, तो सर जो उसके ऊपर नीचे जो टेंशन लग रही है सर वो किस वजह से लगेगी? सर कोई पुल होना चाहिए, लेकिन सर जब मास ही नहीं है तो फिर कैसे? फिर ये बात गलत है कि तो पुल करने के लिए मास चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी तो एक क्वेश्चन पूछो। मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि पुल करने के लिए मास चाहिए, इसकी क्या गारंटी है? मतलब ये कोई लॉ नहीं है ना एक्चुअली में यार, कि हमको पुल करने के लिए मास चाहिए। देखो दूसरी बात एक और, पहली बात तो ये मेरा न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। अगर आप वैसे सोचोगे तो प्रैक्टिकली इस पुली का मास 0 होगा नहीं, कभी नहीं होगा। यस सर। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो अलग है, और थियोरेटिकल लेवल पे अगर बात करेंगे, जब बात थियोरेटिकल लेवल पे कर रहे हैं तो हमको उसके पीछे का आंसर भी थियोरेटिकली देना पड़ेगा। भैया प्रैक्टिकल पूछोगे तो प्रैक्टिकल आंसर, थियोरेटिकल पूछोगे थियोरेटिकल आंसर। थियोरेटिकली टेंशन के लिए मास चाहिए, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि टेंशन आएगा उसके अंदर। टेंशन तो स्ट्रिंग के टाइट होने से आता है ना, तो हम ऐसे तो हम स्ट्रिंग में भी मास नहीं मान रहे हैं, तो बट उसमें भी टेंशन दिखा रहे हो आप, न्यूमेरिकल्स में उसमें भी टेंशन दिखा रहे हो। रियलिटी में क्या होता है कि पुली में मासेस होते हैं, लेकिन मान लो पुली का मास 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का, और 6 किलोग्राम की बॉडी है, तो 6000 ग्राम के सामने, 6000 ग्राम के सामने इस 50 ग्राम की क्या वैल्यू बनेगी? आई मीन सिग्निफिकेंट वैल्यू हुई, या फिर उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है वहां से। तो ये कंसेप्ट होता है कि जो पुली के मासेस हैं वो बहुत कम होते हैं, आई मीन बहुत ही नेग्लिजिबल मासेस होते हैं, उनको थोड़ा बहुत आप अवॉइड कर सकते हो, नेग्लेक्ट किया जाता है। और ये सब थियोरेटिकल कंसेप्ट है मेरा कि टी डैश बराबर है 2t आएगा, और ये सब थ्योरी पे है, न्यूमेरिकल्स पे कर रहे हो उसको सर। एक्चुअल में पुली में मासेस होंगे तो उनको हम कंसिडर करेंगे, बट तब थोड़ी सी और टफ हो जाएगी फिजिक्स, आई मीन इक्वेशंस और टफ बन जाएंगी।
तो वो सब सेगमेंट आपका बीटेक में है। इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो ये सब कुछ कंसिडर करना होगा तुमको, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ाया जाएगा और वहां पर पुली के मासेस कंसिडर करने पड़ते हैं। 12th स्टैंडर्ड तक आप इसको नेग्लेक्ट करके चलते हो। अच्छा ठीक है सर, जी। ओके सर। पहले एफबीडी बनाएंगे, पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाएंगे। पहले कंस्ट्रेंट देन एफबीटी, कंस्ट्रेंट उसके बाद एफबीटी। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? बस कहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।